नमस्कार, हेलो, आदाब। मैं आपके साथ मोहम्मद मास खान आपका स्वागत करता हूं द लीगल प्लेटफॉर्म के खास कार्यक्रम लीगल अवेयरनेस न्याय आपके द्वार में। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि अगर आप किसी से चेक लेते हैं और आप उसको बैंक में क्लियरिंग में लगाते हैं, लेकिन किसी भी रीजन से अगर वो चेक आपका बाउंस हो जाता है या चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है? इसी मुद्दे पर ज्यादा बेहतर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर प्रियांक त्यागी, हु इज आल्सो द फाउंडर ऑफ गुडविल लॉ पार्टनर्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, कुछ सवाल है मेरे पास जो दर्शकों की तरफ से आए हैं। उससे पहले बस मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप दर्शकों को यह बता दें कि चेक डिसऑनर्ड या चेक बाउंस का क्या मतलब होता है। ठीक है। चेक डिसऑनर और चेक बाउंस के जो मैटर्स हैं, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये एक्ट इन चेक बाउंस को कवर करता है। चेक बाउंस का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई चेक दिया और वो चेक आपने विद इन 3 मंथ जो वैलिड पीरियड है आपने बैंक में सबमिट किया अपने अकाउंट में, और वो बाउंस हो गया। बाउंस होने का मतलब वो एनकैश नहीं हो पाया। उसके रीजन है कि वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से हो गया, या अकाउंट क्लोज की कोई स्टेटमेंट आ गई, या स्टॉप पेमेंट आ गया। तो जितनी भी ये टाइप्स की कैटेगरीज हैं, ये सारी चेक बाउंस में कवर की जाती हैं, और इसके अगेंस्ट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत आगे की कार्रवाई की जाती है। ओके। तो सर, अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है या चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, आम भाषा में हम लोग चेक बाउंस समझते हैं इस चीज को, तो उस केस में उस शख्स को क्या करना चाहिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो चेक बाउंस के मैटर हैं ये टेक्निकल मैटर हैं। टेक्निकल वर्ड मैंने यहाँ इसलिए यूज किया है क्योंकि जो एनआई एक्ट है वो टाइम पीरियड से बाउंड किया गया हुआ है। ये सिंपल ओके। भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ अपने दर्शकों को, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको चेक देता है और वो चेक आप विद इन 3 मंथ जो है बैंक में प्रोड्यूस करते हैं, और वो किसी भी कारणवश डिसऑनर हो जाता है, जी। तो जिस दिन आपको डिसऑनर की नॉलेज होती है, बैंक से जो रिटर्न मीमो मिलती है, उस डेट से विद इन 30 डेज जो है आप एडवोकेट के थ्रू एक डिमांड नोटिस अपोजिट पार्टी को भिजवाएंगे जिन्होंने आपको ओके। चेक दिया था। वो विद इन 30 डेज उसका टाइम लिमिट दिया गया है कि विद इन थर्टी ओके। डेज आपको नोटिस भिजवाना ही भिजवाना है। अगर उसमें एक दिन ऊपर हो गया तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा। जब आप विद इन 30 डेज डिमांड नोटिस इशू करेंगे तो उसमें आप 15 दिन का वेटिंग पीरियड देंगे रेस्पोंडेंट को जिसने आपको चेक इशू किया था, और जिसमें स्पेसिफिक लाइन क्लियर की जाएगी कि आपने जो चेक किया था वो इस कारणवश जो है डिसऑनर हो गया है। आप इसको 15 दिन में मेरे मौकिल को आप इसका इंटरेस्ट सहित पैसा भुगतान कर ओके। दें। अगर ओके। 15 दिन में भी वो भुगतान नहीं करता है तो 15 दिन से फिर विद इन 30 डेज आपको टाइम लिमिट है कि आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ एक टेक्निकल वर्ड यूज किया था क्योंकि ये टाइम पीरियड टाइम बाउंड है ये मैटर। जी जी। तो हम अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की लीगल हेल्प चाहिए या लीगल एडवाइस चाहिए, तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप हमसे संपर्क करें, और बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के, जो भी समस्या हो लीगल से जुड़ी हुई, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर, आपसे अगला सवाल जी कि ये जो केस है, ये सिविल रेमेडी के अंदर आता है या क्रिमिनल रेमेडी के अंदर? जी, ये जो है क्रिमिनल रेमेडी के अंदर आता है, लेकिन ये समरी ट्रायल है। समरी ट्रायल का मतलब ये कहा गया है कि जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रोविजन हो, पनिशमेंट का जी। प्रोविजन हो, वो समरी ट्रायल में ट्रीट किए जाते हैं। तो अब इसमें प्रोसीजर ये है कि जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, कंप्लेंट फाइल करने के बाद जो है कंप्लेंट के साथ ही आप अपना अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत अपना एफिडेविट भी कंप्लेंट के साथ एनक्लोज करेंगे, जिसको मजिस्ट्रेट कंसर्न करने के बाद जो है अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू करेगा, जिसको हम हिंदी भाषा में समन बोलते हैं। जी। अगर समन पर भी अपोजिट पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं होती है तो कोर्ट जो है सेकंड स्टेप फॉलो करेगा, उसके बेलेबल वारंट इशू करेगा। अगर बेलेबल वारंट पे भी अपोजिट पार्टी अपीयर नहीं होती है तो कोर्ट जो है थर्ड अपना प्रोसेस लेते हुए एनबीडब्ल्यू इशू करेगा, और जो है एक्यूज को कोर्ट में तलब होने का आदेश फरमाएगा।
मोस्टली देखा गया है कि 90% जो अपोजिट पार्टी है वो BW और NBW पे कोर्ट में अपियर हो जाते हैं, और अपियर होते ही इमीडिएटली वो अपने को बेल आउट कराएंगे। सबसे पहले ये एक बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब है कि जिस दिन भी आप कोर्ट में अपियर होंगे तो आपके एडवोकेट जो है वो एक वकालनामा और आपके बेल बॉन्ड और विद एफिडेविट कोर्ट में फाइल करेंगे, और कोर्ट आपको श्योरिटी बॉन्ड लेते हुए अकॉर्डिंग टू चेक अमाउंट, अगर कोई 1 लाख का चेक है तो अप्रोक्स 10 लाख का 10,000 के श्योरिटी बॉन्ड लेते हुए आपको बेल आउट करेगा। बेल आउट करने के बाद इसमें एक नेक्स्ट डेट फिक्स की जाएगी जिसपे नोटिस फ्रेम होगा। नोटिस को हम चार्ज भी बोलते हैं क्योंकि ये समरी ट्रायल है, तो यहाँ चार्ज को नोटिस वर्ड से इंट्रोड्यूस किया गया है। नोटिस में मजिस्ट्रेट स्पेसिफिक ये बताएगा कि आपने ये चेक कंप्लेनेंट को इशू किया था, जिसका चेक नंबर ये है, पर्टिकुलर अमाउंट और डेट उसमें मेंशन करेगा, और ये बताएगा कि जिस कारण से आपका चेक बाउंस हुआ है और आपकी इसमें लायबिलिटी बनती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि मजिस्ट्रेट नेक्स्ट डेट फिक्स करेगा, और नोटिस फ्रेम होने के बाद डायरेक्ट मैटर जो है डिफेंस एविडेंस में चला जाएगा। यहाँ कंप्लेनेंट एविडेंस को इसलिए ओवरलूड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आ गई हैं कि जहाँ चेक पे सिग्नेचर और चेक एडमिट है एक्यूज के तरफ से, तो वहाँ डायरेक्ट कंप्लेंट जो है डिफेंस एविडेंस में लगेगी। लेकिन अगर एक्यूज कोई एविडेंस या कोई विटनेस प्रोड्यूस करना चाहता है और वो अपना डिफेंस बिफोर कोर्ट प्रोड्यूस करना चाहता है, तो वो अंडर सेक्शन 145 सब क्लोज टू NI एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है, जिसको ऑनरेबल कोर्ट कंसिडर करते हुए अलाउ करेगी, और उसके बाद एक्यूज को राइट होगा कि कंप्लेनेंट एविडेंस वो कर सकता है। शुक्रिया सर, बहुत विस्तार से आपने इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिया। उम्मीद है कि दर्शक समझ जाएंगे इस चीज को। सर, अगर कोई इंसान FIR लॉन्च करा दे इसकी जाके, तो FIR तो लॉन्च होगी नहीं मेरे ख्याल से अब इसकी, सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाना है। बिल्कुल सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाना है। अगर आप लिमिटेशन में है, अगर आपका चेक जो बाउंस हुआ है वो विद इन पीरियड है जी, विद लिमिटेशन है, तो आप पे NI एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी रेमेडी अवेलेबल है। यहाँ कुछ मैटर्स में देखा गया है कि किसी कारणवश जो है चेक जो है बाउंस हो गया है, लेकिन एडवोकेट मोस्टली देखा गया है कि एक्यूज जो है उसको गुड फेथ में लेते हुए लिंगर ऑन करते हैं कि आप मुझे 10 दिन का टाइम दें, 20 दिन का टाइम दें, मैं आपका जो भी चेक का अमाउंट है वो पे कर दूंगा, और इसी दौरान जो है जो आपका लिमिटेशन पीरियड है वो निकल जाता है। तो उस दौरान में NI एक्ट की प्रोसीडिंग तो बाढ़ हो जाती है, आप NI एक्ट के तहत कंप्लेंट परस्यू नहीं कर सकते। तो इसकी अवज में जो है आप एक FIR लॉन्च करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम पे एक रास्ता बंद हो गया NI एक्ट का, तो क्रिमिनल का रास्ता हमारे पास खुला हुआ है, जहां पे हम एक कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं जो आपकी 420 जो है चीटिंग जो है उसको कवर करेगा। साथ में 138 NI एक्ट के प्रोविजन भी उसमें फॉलो अप किए जाएंगे, और फिर वो एज एक FIR एज अ कंप्लेंट केस ट्रीट किया जाएगा। ओके। सर, इसकी पनिशमेंट क्या है? वैसे आपने बता दिया है कि कोर्ट डेट देता रहता है आगे की कि आपको इस डेट में कोर्ट में हाजिर होना है। अगर वो जो जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा है कि आपने चेक बाउंस आपकी वजह से हो गया, अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उस पे क्या सजा क्या मिलेगी उसको? अगर जब ऑनरेबल कोर्ट ट्रायल कंप्लीट कर लेती है, जहां एविडेंस आ जाते हैं और एविडेंस देखने के बाद कोर्ट को ये डिटरमाइन हो जाता है कि मैटर जो है एस्टेब्लिश हुआ है और चेक बाउंस हुआ है और वैलिड सिग्नेचर है, वैलिड ट्रांजैक्शन है, उसके बाद कोर्ट के पास पनिशमेंट का प्रोविजन है जिसमें डबल अमाउंट ऑफ चेक है, चेक की अमाउंट डबल अमाउंट तक पनिशमेंट देने की रेमेडी है, और साथ ही साथ जो है इसमें 2 साल तक की सिंपल पनिशमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है। ओके सर, तो ये कुछ सवाल थे हमारे दर्शकों के जी जो पूछना चाह रहे थे, क्योंकि इस चीज के बारे में कोई लोग बात नहीं करते हैं और समझ में नहीं आता है किसी का चेक डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया है, तो उसको उसके बाद वो कहाँ जाए। उम्मीद करते हैं कि आपकी इस वीडियो से जो हमारे दर्शक हैं जो देखेंगे उनको बहुत सहायता मिलेगी। और दर्शकों से फिर से मैं अपील करना चाहता हूँ एक बार कि अगर आपको किसी भी तरह की लीगल और लॉ की मदद चाहिए तो नीचे दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे या ईमेल आईडी पे संपर्क करें, और ये ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। तो प्रियांक त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार।